हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया सब। तो हमने पिछले लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि कैसे अमेंड होता है, क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो हमारे इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सा ये अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, या फिर ये किस ईयर में हुआ था, अरेंज करने में आ जाएगी। तो या फिर उसके अलावा ये आता है कि स्टेटमेंट बेस्ड जो हमारे एडुकेटी के नए पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे थे, पूछ लें कि कौन सा प्रोविजन सिंपल मेजोरिटी से अमेंड होगा, कौन सा प्रोविजन है जो स्पेशल मेजोरिटी से होगा, और कौन सा प्रोविजन है जिसमें हमें 50% ऑफ स्टेट्स की परमिशन लेनी होगी। तो हम अलग अलग एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। शुरुआत में हम देखेंगे कैसे कैसे क्या प्रोसीजर है अमेंड करने का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और फिर एक एक करते हुए हम सारे के सारे अमेंडमेंट्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जो 5-7 अमेंडमेंट है वो हम सारे देखेंगे, उससे पहले के जो सिर्फ हम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो सबसे पहली बात, तो जो अमेंडमेंट का प्रोविजन है वो कहाँ पे मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है आर्टिकल 368 में। किसमें? ये पार्ट 20 में। अमेंडमेंट है क्या, क्यों करना पड़ता है? देखो 1947 में अलग इंडिया था, अलग सारे प्रोविजंस थे, तो उस हिसाब से देश में अलग अलग तरीके से कानून लिखा गया था। जब देश डायनेमिक है, जमाना चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो उसके साथ साथ क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड होना पड़ेगा, तभी तो पेस अप रख पाएगा जो आज का हमारा टाइम है उसके साथ, और हमारे देश की जो बदलती हुई रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे प्रोविजन 368 के अंदर हमारे जो फोर फादर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने प्रोविजन रखा था कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, जैसे जैसे हमारे देश की कंडीशंस अलग हैं, हमें कुछ एडिशन करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ रिपील करना है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रखा था अमेंडमेंट का प्रोविजन। कितने टाइप से अमेंड कर सकते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 3 टाइप से अमेंड कर सकते हैं। या तो आप सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हो, या आप स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हो, और तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ 50% ऑफ स्टेट्स हैं जो उनकी परमिशन भी लेनी पड़ेगी अमेंडमेंट में। तो 3 टाइप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले अब हम देखते हैं सिंपल मेजोरिटी के। सिंपल मेजोरिटी के जो अमेंडमेंट्स हैं वो अंडर आर्टिकल 368 वो अमेंडमेंट्स नहीं कहलाएंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट तो है, पर अगर ये आ जाएगी तो सिंपल मेजोरिटी का अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रहे हैं, पर वो अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट नहीं है। इनमें क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी किसकी? जो प्रेजेंट और वोटिंग है। मान लो अपनी 543 स्ट्रेंथ है, उसमें से कोरम तो 10% चाहिए, मान लो 300% है, तो सिंपल मेजोरिटी क्या है? हमें सिर्फ 151 वोट चाहिए इस अमेंडमेंट को, जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकते हैं। इनको पास करवाने के लिए सिर्फ जो हमारी सिंपल मेजोरिटी है वो चाहिए। अब हम जो पढ़ चुके हैं उनमें से ध्यान करो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? अगर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोई भी न्यू स्टेट्स हो तो क्या है? सिंपल मेजोरिटी से है। अगर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स हो आर्टिकल 3, तो वो भी क्या है? ये अल्ट्रेशन हो, बाउंड्री हो, कुछ भी करना हो स्टेट का, तो वो भी क्या है? सिंपल मेजोरिटी से। वैसे आर्टिकल 3 में क्या करना पड़ता था हमें? प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए थी। किसके लिए चाहिए प्रेसिडेंट प्रायर परमिशन? सिर्फ जो वो बिल है उसको टेबल करने के लिए, लोकसभा या राज्यसभा में उसको टेबल करने के लिए हमें प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए थी। उसके अलावा तो सिंपल। या फिर कोई भी प्रोविजन किससे रिलेटेड है? सिटीजनशिप से रिलेटेड है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए हमें? सिंपल मेजोरिटी चाहिए, बिल्कुल। या फिर कोरम ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 100 हमने पढ़ा था। कितना अभी? 10% ऑफ स्ट्रेंथ है हमारा कोरम ऑफ पार्लियामेंट। तो ये है, अगर हमारे को उसको चेंज करना है, कोरम को चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए क्या होगा? हमें आर्टिकल 100 को अगर अमेंड करना है तो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हैं हम। और जो हमारी बार बार इसीलिए तो आसानी से सैलरीज ऑफ एमपीज, अलाउंसेस ऑफ एमपी जो चेंज होते रहते हैं, वो क्या है? सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से बिल आता है, उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कराना होता है और वो चेंज हो जाती है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पढ़े थे ना, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी हो जाते हैं। नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट देखे थे हमने, कितने हैं? पहले 1+7 थे, अब कितने कर दिए? 1+33। ये किससे होते हैं? सीधे सिंपल मेजोरिटी। देखो इन 3 चीज़ों में ध्यान रखना। जो जनरल अमेंडमेंट्स होते हैं, लगभग जो मेजोरिटी, जो सबसे ज़्यादा जो अमेंडमेंट अलाउ है वो किससे होते हैं? सिंपल मेजोरिटी से अपन जो कर पाते हैं।
आप ध्यान रखना स्पेशल मेजोरिटी सिर्फ स्पेशल केसेस जैसे फंडामेंटल राइट हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह हुए जो होते हैं उन्हीं में होती है। और जो स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट्स वाला है तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे ध्यान रखना कोई भी फेडरल प्रोविजंस होंगे जो सेंटर प्लस स्टेट दोनों के इफेक्ट करने होंगे। अगर एग्जाम में आ जाए कि किससे होगा तो गौर करना कि मतलब ये गैस में एजुकेटेड जो आप गैस करते हो एग्जाम में उसमें काम आएगा ये चीज। अब क्या है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, इसमें क्या स्पेशल मेजोरिटी किसकी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है इनको इससे अमेंड किया जा सकता है। एक तो क्या होगा इसमें जो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, मान लिया टोटल मेंबरशिप कितनी है 543, तो 272 प्लस तो हमें वोट चाहिए 272, ये इससे ज्यादा वोट तो मिनिमम आने चाहिए, प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट्स एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है अगर 300 हुए और अब आपके 200 वोट लिया तो क्या 2/3 200 है 2/3 है, लेकिन अगर 272 से ऊपर नहीं है तो ये अमेंडमेंट नहीं हो सकता, कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब जो 2/3 है वो 272 से ऊपर, अगर 300 भी प्रेजेंट है तो आपको 272 तो मिनिमम वोट लाने ही पड़ेंगे, ये है प्रोविजन इसका। अगर 543 प्रेजेंट है तो 2/3 बढ़ जाएगा अपना, पर ये है मिनिमम ये भी प्रोविजन और ये दोनों प्रोविजन पूरे होने चाहिए। किस लिए यह है, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे क्या होगा फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए। अब इमरजेंसी इतना मुश्किल चीज है, अगर इमरजेंसी ऐसे आसानी से चेंज होने वाला प्रोविजन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये है कि इस पे पूरा फोकस है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इसको डिफिकल्ट करना पड़ेगा। यूनियन और स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी चीज चेंज करना हो तो वो किससे होगा, हमारा स्पेशल मेजोरिटी से। अब क्या है तीसरा प्रोविजन क्या है, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, जो हमने देखी थी कितनी, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस प्लस 2/3 प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। इसमें क्या है रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स में 50% स्टेट्स का कम से कम रेटिफिकेशन होना चाहिए। ये जो स्टेट्स का रेटिफिकेशन है ये किससे होता है, ये वहां पे सिंपल मेजोरिटी से होता है, ये वहां पे होता है सिंपल मेजोरिटी से, लेकिन ये अमेंडमेंट होता है स्पेशल मेजोरिटी से। इसमें कौन से हैं इंपॉर्टेंट फेडरल प्रोविजंस, फेडरल क्या आप देख लेना जिसमें सेंटर स्टेट की पावर्स आपस में कम ज्यादा हो रही होंगी वो प्रोविजंस। क्या है रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी रेटिफाइड बाय एट लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। जो स्टेट्स में क्या है हमने देखा था पास किससे होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से। अब यहां पे तो क्या होगा अपनी पार्लियामेंट कर रही है, मतलब राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों से होगा, पर स्टेट्स में सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्यों लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, क्योंकि हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अगर किसी स्टेट में है वहां पे दोनों को पावर दी तो वो थोड़ा चेंज अलग बात हो जाएगी ना, वो यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, इसलिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उनको ये अधिकार नहीं है रेटिफिकेशन का, ये सिर्फ किसको है लेजिस्लेटिव असेंबली को है। लेकिन सेंटर में क्या है लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजोरिटी पास होगा वो। हाँ ये इसको कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती कि कोई कि भाई हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजा तो वो कुछ अमेंड कर दें, नहीं वो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें ये उनके ऊपर है। अगर 50% ने एक्सेप्ट कर लिया तो बाकी रिजेक्ट किया उनको वो भी मैटर नहीं करेंगे, बस क्या है 50% से ज़्यादा को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है असेंट के लिए। अब हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। सबसे पहला क्या है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पूरे देश का नंबर 1 इंसान है, अपना एग्जीक्यूटिव हेड भी है और देश का जो सारी डिफेंस फोर्सेस है उनका भी हेड है। तो प्रेसिडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अपन रिपब्लिक किसी लिए है, हेड ऑफ स्टेट है ना, क्योंकि अपना प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है। तो जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होगा, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, ये क्या है कि यूनियन और स्टेट्स दोनों के अगर एग्जीक्यूटिव पावर है उनको अगर बैलेंस को चेंज करना है तो स्टेट्स की परमिशन जरूरी है, इसलिए इसमें स्टेट्स में ये इसमें 50% ऑफ स्टेट्स का चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो सबसे मेन है ना, गार्डियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उनको चेंज करने के लिए तो सबकी परमिशन चाहिए ना, कि जो गार्डियन है उसकी पावर्स अगर घटा बढ़ा कुछ रहे हो इसलिए उसको 50% से रेटिफिकेशन चाहिए ही होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, हमारी जो 3 लिस्ट है यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है, ये किसमें है, ये 7th शेड्यूल में है ना, अपने पढ़ा था अपन ने 7th शेड्यूल में।
किसमें पढ़ा थे, 7th शेड्यूल में पढ़ा था ना, यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में डिवाइडेड है। तो उससे क्या है भाई, ये सबसे जरूरी जो स्टेट्स और उनके बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये शेड्यूल है, 7th शेड्यूल है। इसके लिए तो डेफिनेटली चाहिए, ये तो आप वहाँ पे वैसे भी गैस कर लोगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, देख रहे हो ना, ये सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है सारे के सारे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स भी आ गए इसी में, पार्लियामेंट में किस स्टेट का कितना प्रोविजन रहेगा, मतलब स्टेट्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये भी स्पेशल मेजोरिटी प्लस एक आर्टिकल 368 जो सबका माई बाप है, जो पूरा डिसाइड ही कर रहा है, तो वो तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट्स की परमिशन के बिना हो ही जाएगा। अपन ने देखा था ये सारे फेडरल स्ट्रक्चर के आसपास वाले थे, तो प्रोविजंस रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर, इन सब को जो क्यूमुलेटिव हम जो बात कर रहे हो ये है कि प्रोविजंस जो भी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं वो इससे होंगे। अब हम देखते हैं कि जो ये प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट के लिए हमारा। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, जैसे हमारा मनी बिल क्या था, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए हमारा कोई ये प्रोविजन नहीं है, किसी भी हाउस में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है किसी भी हाउस का, वो कोई भी ला सकता है। मतलब अगर मिनिस्टर ला रहा है तो क्या होता है, गवर्नमेंट बिल होता है। मिनिस्टर के अलावा अगर कोई भी एमपी ला रहा है तो क्या होता है, प्राइवेट मेंबर बिल। तो दोनों हो सकता है, गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है और प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है, मतलब कोई भी ला सकता है। प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड नहीं है। किसमें रिक्वायर्ड थी, स्टेट्स के प्रोविजन के लिए रिक्वायर्ड थी। और जो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट है वो, और इसके लिए अलावा किसके लिए, हमारी मनी बिल के लिए पढ़ा था ना अपन ने। पर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कोई परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड नहीं है। अब बोथ हाउस में पासिंग का हमने देख लिया था, हर के लिए अलग अलग है। जो अंडर आर्टिकल 368 जो हम अमेंडमेंट कर रहे हैं उसके लिए क्या है, दोनों हाउस की परमिशन, दो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उनकी मेजोरिटी रिक्वायर्ड होगी। साथ ही साथ अंडर आर्टिकल 368 कोई प्रोविजन नहीं है ज्वाइंट सिटिंग का। हमने पहले भी पढ़ा था मनी बिल में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, जब हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स पढ़ रहे थे, तो ज्वाइंट सिटिंग अलाउ नहीं है। सिर्फ किस में है, सिंपल बिल में और फाइनेंशियल बिल में। हम दो ही देख रहे थे ना। स्टेट रेटिफिकेशन, जो हमारे स्टेट रेटिफिकेशन सिर्फ उन्हीं में रिक्वायर्ड है जो कि फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारे आर्टिकल जो हमने ऊपर देखे थे। इसमें क्या है, एटलीस्ट जो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है उनकी परमिशन से। किससे, यहाँ पे ये है कि सिंपल मेजोरिटी से। देखा था हमने किससे, सिंपल मेजोरिटी से बस रेटिफिकेशन चाहिए। किसके द्वारा, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, सिंपल मेजोरिटी से। इसके बाद क्या, जब पास कर देंगे बिल तो क्या जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट को असेंट देना ही देना पड़ेगा। इसमें प्रेसिडेंट के पास कोई इफ एंड बट नहीं है, ये कर दिया गया मैंडेटरी। और जैसे प्रेसिडेंट असेंट देगा वो बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब जब ये था कि भाई इस हिसाब से तो ये था कि पार्लियामेंट कुछ भी बना सकती है, उसके लिए फिर अलग अलग वो आ रहे थे। फिर क्या हुआ हमारा, हमने देखा था जो लैंडमार्क जजमेंट था, हम शुरुआत से देखते आ रहे, वो क्या था, केशवानंद भारती जजमेंट। ऐसे तो हो रहा है ना कि आर्टिकल 368 से हम सोचे जो पार्लियामेंट की इच्छा होगी वो सब कुछ अमेंड कर देगी। तो फिर केशवानंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा इस पर एक नया कॉन्सेप्ट लाया, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि तुम कुछ भी अमेंड करो, तुम्हारे पास पावर है, लेकिन वो किसको ब्रीच नहीं करना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो कोर प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन पे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, उनको नहीं हटा सकते आप, वो कोर प्रिंसिपल्स रहेंगे। फिर पूछा पार्लियामेंट ने कि वो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हम डिसाइड करेंगे, बताते रहेंगे आपको। उसके बाद क्या हुआ, अलग अलग जो जजमेंट्स आए, अलग अलग जो ऑब्जर्वेशंस हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ चीज़ों को रखता जा रहा है बेसिक स्ट्रक्चर में। कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है अभी, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट अभी रख चुका बेसिक स्ट्रक्चर के प्रोविजंस के अंदर वो है। इसके अलावा और भी चीज सुप्रीम कोर्ट आगे आने वाले जजमेंट्स में बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड कर सकता है। अब हम देखते हैं कि किस किस को सुप्रीम कोर्ट मान चुका। तो पहली बात तो क्या, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सही है भाई, रिपब्लिक देश है हमारा, यहाँ पे सबसे ऊपर हमारा रूल ऑफ लॉ है, तो सबसे ऊपर किसको होना पड़ेगा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसको कोई भी अंडरमाइन करने की कोशिश करता है तो वो हमेशा चैलेंज होना चाहिए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको रख दिया बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट। रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, अगर जुडिशियल रिव्यू
हट जाता है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की पावर कितनी कम हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद की पावर को बचाने के लिए, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए जुडिशियल रिव्यू को भी रख दिया इसके अंदर। सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर बनी रहनी चाहिए। अगर ये सेपरेशन ऑफ पावर कुछ में नहीं रखेंगे, कल को लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव ने सारी पावर अपने पास ही ले ली तो इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन रखना जरूरी है। फेडरलिज्म, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है कि सेंटर के पास ही सारी पावर नहीं चली जाए, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, फेडरल ही स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, यूनिटरी स्ट्रक्चर में इसको चेंज नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है सेकुलरिज्म। ये किस लिए है? सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आजकल एक ऐसे करते रहते ना, हिंदू राष्ट्र फलाना दिखड़ा, ये कभी बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि सेकुलरिज्म किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर का। मतलब अगर बेसिक स्ट्रक्चर का कोई चीज पार्ट है वो टूट नहीं सकती। अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाते हैं मतलब क्या हो जाएगा कि सेकुलर नहीं बचा वो स्टेट, हिंदू बन गया, मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन का वो हो गया। हमारा देश कैसा है? सेकुलर देश है। सेकुलर मतलब सब धर्मों को बराबर अधिकार है, इसलिए क्या रहेगा कि हमेशा सेकुलर ही रहेगा। इसमें कोई प्रोविजन में कोई भी सरकार आए ची कभी चेंज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट सुप्रीम कोर्ट मान चुका। जो चीज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो चुकी मतलब वो अब चेंज नहीं हो सकती। तो पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाके कितनी भी चीज 400 500 कितनी भी सीट आ जाए कभी भी इसको चेंज नहीं कर सकती। तो इसलिए हमारा देश हमेशा क्या रहेगा? सेकुलर ही कंट्री रहेगा। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को ले जाओगे तो फिर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का भी कोई मतलब नहीं है। ऑटोक्रेसी में काएगा कॉन्स्टिट्यूशन, ऑटोक्रेट है वो डिसाइड करता है। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल है, ये रहेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहा है अभी, हमारे दिक्कत चल रही है, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सब ठीक है, वो सेकेंडरी पार्ट है। लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पार्ट माना गया है। अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट को कभी लगा कि भाई जब भी मतलब कोई केस जाता है जिसमें कि ब्लैटेंट मिसयूज होगा पावर का, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम पे सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये हमने देखा। इससे क्या क्या? जो हमारा एनजेएससी एक्ट है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट है, जो हमारा कमीशन है, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था हमारा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। इसको जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था तो यही कहा था कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी की उसको खत्म करता है। हम आगे जब 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे हम, इसको इसी बेसिस पे रिजेक्ट किया था। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये तो सबसे ऊपर है ही, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होना ही चाहिए, तो इसलिए ये है। आप देखते हैं कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर उसका। एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। रिजिडिटी है ना कॉम्बिनेशन, एक तो क्या कर सिंपल मेजोरिटी सेव कर सकते हो, स्पेशल मेजोरिटी, और कुछ तो इतने रिजिड है कि उसमें 50% ऑफ स्टेट्स की परमिशन चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? पार्लियामेंट का है। भाई सिर्फ एक 50% स्टेट्स की परमिशन वाला तीन में से एक ही तो प्रोविजन है जिसमें कि पार्लियामेंट नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर की, और उसमें भी उनकी सिर्फ 50% की चाहिए, और वो भी सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से चाहिए। स्टेट पार्टिसिपेट्स इन फेडरल मैटर्स, हमने देखा जो जिसमें 50% स्टेट्स की परमिशन चाहिए, जो फेडरल मैटर्स है उनमें स्टेट्स का भी से है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, प्रेसिडेंट कोई विटो नहीं कर सकता अमेंडमेंट बिल का। अब हम एक एक करके देखते हैं हमारे मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो हमारा पहला ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, 1951 में ही हमारा आ गया। 1950 में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट ही होता है, 26 जनवरी 1950 को तो फुली, 1951 में ही हमारा आ गया था पहले में। तो ऐसी क्या दिक्कत रही होगी? तो सबसे पहला जो प्रोविजन कर रहे थे, जो हमारा जो सबसे जो ज़्यादा दिक्कत थी स्टेट में, वो क्या था? ब्रिटिश ने अलग अलग क्या लाए थे? हमारे लैंड सेटलमेंट्स लाए थे। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे जो ज़्यादा था वो क्या था? एक था परमानेंट सेटलमेंट। ये सब हम डिटेल में इनकी जो है वो पढ़ेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब हम तब इनको। तो परमानेंट सेटलमेंट में आप बेसिक ही मान लो किसको ओनर बना दिया था? जमींदार को। जमींदार क्या थे? ओनर थे। बाकी जो किसान थे वो सारे बेचारे क्या रह गए थे? सिर्फ टीनेंट रह गए थे, मतलब किराएदार थे एक प्रकार से। मालिक सबके सबका कौन हो गया था? जमींदार। तो किसानों के पास कोई राइट्स नहीं थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबको उम्मीदें थी कि भाई हमें भी हमारे अधिकार मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा उम्मीदें, भाई इतना कृषि प्रधान देश है, अभी भी हमारी लगभग 50% पॉपुलेशन, उस टाइम तो हमारी 95% 90% पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट थी? कृषि पे।
और उसके मालिक कौन हो रखे थे, कुछ चंद लोग थे सिर्फ मालिक। तो सरकार को सबसे पहला रिफॉर्म क्या लाना पड़ा, लैंड रिफॉर्म लाने पड़े, जिससे कि भाई जो किसान है उनको उनके राइट्स मिल सके। अगर सारी की सारी जमीन जमींदारों के पास ही रह जाती तो देश आजाद होने के बाद देखो अच्छे से लैंड रिफॉर्म अभी भी इंप्लीमेंट नहीं, और ज्यादातर जो जमीन थी वो साहूकार जो जमींदार उनके पास रह गई थी। पर काफी हद तक जो हमारे लैंड रिफॉर्म्स आए थे उन्होंने कोशिश की थी कि जो मजदूर हैं वो मालिक बन जाएं, किसान है जो हमारे, और काफी एरिया में बने भी, सक्सेसफुल भी इंप्लीमेंट हुए। तो इसलिए हम ला रहे थे लैंड रिफॉर्म। पर एक दिक्कत थी, क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी क्या था हमारा, फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 19 के तहत। तो अगर फंडामेंटल राइट है तो वो चैलेंज हो रहा था, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था, स्ट्रक डाउन कर रहा था। तो इसको कहा कि अब इसका कुछ तो तोड़ निकाला जाए। एक तो इसने क्या किया, जो हमारे आर्टिकल 31A और 31B ऐड किया, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट था वो क्या, 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में क्या प्रोविजन था कि अगर किसी चीज को 9th शेड्यूल में रखा जाता है तो वो क्या था, उसको इम्यूनिटी मिल जाती थी जुडिशियल पावर से, कि जुडिशियरी में आप जाके सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जाके उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे। उसको क्या थी, 9th शेड्यूल क्या दे रखा था, ब्लैंकेट इम्यूनिटी। क्या, एक प्रकार से हमने देखा जब शेड्यूल्स पढ़े थे, एक जेल थी। उसमें क्या था, तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो लॉ आ रहे थे उनको किस में रख रही थी हमारी पार्लियामेंट, 9th शेड्यूल में। उससे क्या हो रहा था, जो एक केस थे सब सुप्रीम कोर्ट में, जो कोर्ट के जो प्रोसीजरल डिले था उससे बचा पा रही थी। और इसीलिए हमारे जो काफी हद तक जो आज हम देख रहे हैं कि काफी किसान जो मालिक हैं, आप कमियां मत देखिए, पहले के हिसाब से अगर 1951 या जब आजाद हुआ था देश सोचोगे तो सब के सब जो मालिक थे सिर्फ जमींदार ही थे। आज तो काफी हद तक हमारे किसान मालिक हैं, तो वो इसी के देने के 9th शेड्यूल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था लाना। आर्टिकल 15/4 जोड़ा, इससे क्या, रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो इससे किसको मिला था ये, SC और ST को। बाद में जाके मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर किसको सोशल और एजुकेशनल बेसिस पे किसको और मिला, OBCs को मिलता है। वो मिलता है बाद में 1951 में, इससे किसको मिला था, SC ST को मिला था। फिर हमारे क्या था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। ये क्या हुआ था, इसमें जो ABCD क्लासिफिकेशन थी स्टेट्स की उसको अबोलिश कर दिया गया था। क्यों, क्या आई थी, फैजल अली कमीशन, फैजल अली बनाया था ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं जिसको हम। उसमें क्या हुआ था, इसने रिकमेंड किया था कि स्टेट किसी लिंग्विस्टिक बेसिस पे डाल सकते हो, पर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मेन फोकस होना चाहिए। तो क्या बना दिया था, हमारा ABCD को हटा के सिर्फ सिंपल 14 स्टेट बना दिए थे और 6 UTs बना दी थी। ये क्या हुआ था, फैजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन थी, तो ये सब हटा के इंप्लीमेंट कर दिया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, और 14 स्टेट और 6 UT बना दी थी। ये किससे हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से। अब क्या था, दादर एंड नगर हवेली बिकम यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। किसके अंडर थे दादर नगर हवेली, ये थे हमारे पोर्चुगीज के अंडर थे। 1954 में ले लिए थे ये तो हमने, पर इनको जो यूनियन टेरिटरी कब डिक्लेयर किया था, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फिर 12th से क्या हुआ, गोवा दमन एंड दीव को भी हमने बना दिया यूनियन टेरिटरी। क्या हुआ था 1961 में, ऑपरेशन विजय, 19 दिसंबर को 1961 में क्या हुआ था, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय से क्या हुआ था, हमारे आर्मी एयरफोर्स ने मिलकर क्या किया था, जो किसका थे, पोर्चुगीज कॉलोनी थे गोवा दमन दीव, गोवा स्पेशली गोवा को क्या कर लिया था, आजाद कर लिया था, और भारत में विलय करके 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इनको क्या घोषित कर दिया, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑपरेशन विजय अगर आ जाए एग्जाम में तो ऑपरेशन विजय किससे रिलेटेड था, या कभी आ जाए गोवा कौन से ऑपरेशन से मर्ज हुआ, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय पूछ ले किससे रिलेटेड है, तो वह है गोवा के मर्जर से इंडिया में। अब क्या था हमारा, पुडुचेरी क्या था, पुडुचेरी भी पार्ट था, ये था फ्रेंच कॉलोनी। फ्रेंच के साथ हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया, फ्रेंच मान गए थे और उन्होंने कुछ शर्तें लगाई थी कि आप कुछ कंडीशंस के साथ कि पुडुचेरी इंडिया को दे दिया था। क्या थे पुडुचेरी, ये 4 अलग अलग लोकेशंस थी, पुडुचेरी एक लोकेशन नहीं थी, 4 लोकेशन थी अलग अलग जगह। क्या थी ये, 4 मेजर एरिया थे। जो पुडुचेरी प्लस कराईकाल है, ये कहां पे थी, तमिलनाडु में 2 एरिया थे। एक जो माहे था वो कहां पे था, केरला में, और जो यनम था
वो था आंध्रा में। तो इन सब को मिला के पुडुचेरी को एज ए यूटी बना दिया गया था 1962 में। अब क्या 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या क्या, जो रिटायरमेंट एज हाईकोर्ट के जजेस की वो कितनी कर दी गई, 60 से 62। और सुप्रीम कोर्ट के जज की हमारी रिटायरमेंट एज क्या है, वो है 65 ईयर्स। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये किस में था, 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, हमारा लैंग्वेजेस से। इसमें क्या जोड़ी गई थी, जब हमने शेड्यूल पढ़ा था तो हमने देखा था ना कितने थे, 3 अमेंडमेंट रिलेटेड है इससे। पहला कौन सा है, 21st से क्या जुड़ी थी, सिंधी। सिंध का तो सिंध प्रोविंस में रह गए तो सिंधी किस लिए नहीं जोड़ी थी, क्योंकि सिंध तो चला गया था पाकिस्तान में, तो सिंधी की जरूरत नहीं पड़ी थी, हमने देखा था। लेकिन काफी जो ज्यादातर सिंधी थे वो माइग्रेट करके कहाँ गए थे, इंडिया में आ गए थे सिंध से, तो इसलिए क्या गया सिंधी पहली जोड़ी गई। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, 21st और 71st से हमने क्या जोड़ी थी, KMN कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 जोड़ी थी। फिर इन दोनों को जोड़ के कितना होता है, 92। तो 92nd अमेंडमेंट से हमने क्या जोड़ा था, BDMS, याद करो, हमने याद कराया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये किसमें जोड़ा था हमने, 92nd से। शुरुआत में कितनी थी इनिशियल 8th शेड्यूल में, 14 लैंग्वेज, अब कितनी है, 22। कौन सी इंपॉर्टेंट इंडियन लैंग्वेज है जो शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है, तो हमने क्या देखा था, इंग्लिश। इंग्लिश क्या है हमारी, इंग्लिश और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, कपाट है, लेकिन इंग्लिश हमारी 8th शेड्यूल के अंदर शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है। ध्यान रखना, अगर कोई लैंग्वेज 4 दे दे, पूछ दे इनमें से कौन सी शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है। 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से प्रीवी पर्स अबोलिश कर दिए गए थे। तो प्रीवी पर्स क्या था, जब देश आज़ाद हो रहा था तो क्या था, 565 के आसपास रियासतें थी जो अलग अलग, तो उन रियासतों के साथ क्या हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा रहे थे। जब हम उनसे विलय पत्र साइन करवा रहे थे तो हमने कुछ उसको एनुअल पेमेंट की बात हुई थी, एक प्रकार से मान लो कि एनुअल पेंशन की बात हुई थी। 5,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक अलग अलग हिसाब से जितनी बड़ी जो रियासत थी उनको उतनी ज़्यादा पेंशन देते थे, जो बढ़ती भी रहती थी टाइम के साथ। तो क्या हुआ था, एनुअल पेमेंट हमने देने की बात की थी, तो हमारा जो स्टेट से इन सब राजाओं को जो हट चुके थे उनको पेंशन जाती थी। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो इंदिरा गांधी को लगा कि जब राजा खत्म हो गए, आर्टिकल 18 से टाइटल अबोलिश हो गए, ठीक है शुरुआत में पेमेंट थी, मजबूरी थी, लेकिन कब तक अगर ये पेमेंट कंटिन्यू करते रहेंगे तो वो एक प्रकार से राजशाही को अपन मान ही रहे हैं कि कंटिन्यू है राजशाही। इसलिए उसने क्या किया, प्रीवी पर्स को कैंसिल कर दिया। किससे, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से। कुछ लोग कहते हैं कि एक प्रकार से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था कि कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, लेकिन एक प्रकार से ये भी इसलिए भी जरूरी था ये कि भाई जब तक राजाओं को पेंशन दे रहे हो, मतलब आप मान रहे हो कि वो राजा अभी भी हैं, आप 18th जो हमारा आर्टिकल 18 है उसका कोई मतलब नहीं, टाइटल अबोलिश कर दिया, लेकिन हमने राजा तो मान ही रहे हो अभी भी, अगर उनको दे ही रहे हो तो, इसलिए ये बंद करना जरूरी था। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973, इससे क्या हुआ, जो स्ट्रेंथ थी लोकसभा की वो बढ़ा देगी। पहले कितनी थी, जैसे स्टेट्स को कितने थे, पहले 500 मैक्सिमम स्टेट से आ सकते थे, अब कितने आ सकते हैं, 530। यूटी से पहले कितनी थी, 25, अब कितनी कर दी, 20। तो अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 550, पर अभी है कितनी, 545, क्योंकि यूटी से कितने हैं, 15,000 हैं। अभी तो चेंज हो गया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी में गया, तो ये प्रोविजन भी अब हमारे चेंज हो गए हैं। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या बना, सिक्किम बिकेम एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया। एक एसोसिएट स्टेट बना था इंडिया का, वो क्या था, सिक्किम बना था। सिक्किम क्या था, इंडिपेंडेंट था, भारत और चाइना के बीच में बफर था, भूटान की तरह सिक्किम भी एक बफर था, लेकिन मेजरली एडमिनिस्टर किसके द्वारा होता, इंडिया के द्वारा। तो जब एक बार 1962 वार हो लिया, उसके बाद इंदिरा गांधी को लगा कि भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है कि यार ये चाइना सिक्किम को कब्जा लिया, अगर तिब्बत को कब्जा लिया तो, इसलिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए 1975 में क्या कर लिया, तिब्बत का मर्जर कर लिया और ऑफिशियली फिर रेफरेंडम और करवाया। उसके बाद क्या किया, रेफरेंडम के बाद जब सबने मान लिया, 97% ने इंडिया के में मर्ज होने के पक्ष में वोटिंग की थी, तो फिर क्या बना दिया, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल से एसोसिएट स्टेट से फुल स्टेट बना दिया किसको, सिक्किम को। साथ में अंडर 371F कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे सिक्किम को, जिससे कि जो शामिल हो रहे हैं लोग उनके जो कल्चर वगैरह उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और स्पेशल राइट्स, भाई अपना देश वो इंडिपेंडेंस छोड़ के इंडिया के साथ आ रहे हैं तो कुछ राइट्स
दिए जाएं, इसलिए 371F के तहत उनको कुछ छूट दी गई थी। 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से क्या हुआ, स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी मेंबर्स की एज को बढ़ा के क्या किया गया, 62 किया गया। यूपीएससी के मेंबर्स की कितनी है, 65 है। साथ में कितना टेन्योर है, एक और 6 ईयर्स, या तो 6 साल या 65, ये प्रोविजन है। ऐसे नहीं है कि भाई अनलिमिटेड है कि पहले बन गया तो 62 का है, लेकिन साथ में 6 साल का स्टेट्स में भी है, 6 ईयर्स और 62 या 6 ईयर्स और 65 यूपीएससी के लिए है। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ये कब आया था, 1976 में। कब थी, इस टाइम क्या लग रही थी, इमरजेंसी। और तो सबसे ज्यादा चेंजेस आए थे। सबसे पहले हमने जो प्रीएम्बल पढ़ा था तो हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या है ये प्रोविजन, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, क्या एसएसआई, ये 3 जोड़े गए थे। हमने देखा था 3 ही प्रोविजन आज तक प्रीएम्बल में जुड़े हैं, एक ही बार जुड़े हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। केशवानंद भारती जजमेंट में इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो भी मान लिया गया, कमेंट कर सकते हैं प्रीएम्बल को, लेकिन इसके बाद कभी अमेंड नहीं हुआ हमारा प्रीएम्बल है। इनके बारे में बाकी डिटेल जो हमने थी, क्या मतलब है, कैसे है, क्या नहीं, ये हम प्रीएम्बल के टाइम देख चुके हैं। इसके बाद आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज किसके इशारे पे जोड़ी गई थी, किसकी रिकमेंडेशन पे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कहां से इंस्पायर्ड है, जो यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, उससे ली गई थी। भाई 1971 के बाद में जब हमारा इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था तो भी यूएसएसआर ने सपोर्ट किया था। हमने उनके साथ दोस्ती के उस पर भी साइन किए थे, डिफेंस डील भी साइन किए थे, बहुत ज़्यादा यूएसएसआर के साथ हमारे बहुत क्लोज रिलेशंस थे, तो उनसे हमने इंस्पायर होकर ये लिया था। इसके अलावा डीपीएसपी हमने पढ़े थे, तब भी पढ़े थे, ये 3 डीपीएसपी जोड़े गए थे। ये ध्यान रखना, ये मेजर है। कई बार पूछ लेता है कि कौन कौन से इनमें से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन कौन से डीपीएसपी जोड़ गए थे। पहला था आर्टिकल 39A, मतलब फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस। दूसरा क्या था, 43A वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट था, और 48 था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट से रिलेटेड इंडिया में जो भी एक्ट आए थे उस टाइम प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनिमल लवर थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह जो भी हमारे आए थे, जो सेंचुरीज बनने, जो नेशनल पार्क बनने लगे, वो सब किसकी देन थी, इंदिरा गांधी की देन थी। ये क्या है, ये प्रोविजन बाद में चेंज हो गया था तो पूछेंगे नहीं। टेन्योर क्या किया गया था लोकसभा का, बढ़ा के 5 से क्या किया गया था, 6 साल। पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वापस क्या कर दिया गया, 6 से 5। अभी लोकसभा का 5 है तो साल है, राज्यसभा का कितना है हमारा, 6 साल, लोकसभा का कितना है, 5 साल। जुडिशियल रिव्यू, ये सब बाकी चेंज हो चुके हैं। 44th में क्या है, 44 कब आया था, 1978 में, इमरजेंसी के हटते ही जो नई गवर्नमेंट आई तो लेके आई, तो क्या काम करेगी, दो करेगी। इमरजेंसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, 42nd, तो कुछ तो 42nd के प्रोविजन हटाएगी। साथ ही साथ जब इमरजेंसी लगी थी तो ये जो नई सरकार आई थी, ये उन लीडर्स के द्वारा आई थी जो कि चाहते थे कि आगे देश में इमरजेंसी नहीं लग सके। और उसके अलावा किससे रिलेटेड प्रोविजन चेंज होंगे, इमरजेंसी से रिलेटेड। तो पहला तो क्या हुआ, इसके अलावा हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी। इसको क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया फंडामेंटल राइट से, और इसको किस में भेज दिया गया, आर्टिकल 300A लीगल राइट। अब आज के अगर दिन स्टेटस पूछे राइट टू प्रॉपर्टी का तो क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। हमने देखा था पहले जो टेन्योर था लोकसभा को 6 ईयर किया, तो वापस से कितना कर दिया, 5 साल, जो अभी हमारा है। आर्टिकल 20 और 21 जब हमने देख लिया था इमरजेंसी में क्या क्या हो रहा है, तो हमें ज़रूरत थी कि आर्टिकल 20 और 21 कम से कम लाइफ है जो, वो तो बची रहनी चाहिए ना, इसलिए ये कर दिया कि ये भी सस्पेंड नहीं हो सकते, ये इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं हो सकते। इसके अलावा जो हमारी इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, वो किस बेसिस पे लगाई गई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे लगाई गई थी। इसको प्रोविजन को हटा दिया गया, उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दिया गया कि सिर्फ आर्म्ड रिबेलियन से हो सकते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस का कोई वो नहीं, जब तक आर्म्ड रिबेलियन प्रूव नहीं होगा तब तक नहीं है। और क्या हुआ था, जब हमारी इमरजेंसी लगी थी तो सिर्फ इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उनके ही रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ने लगा दी थी। उन्होंने कहा नहीं, रिटर्न होगा, और रिटर्न भी किसका होगा, कैबिनेट का होगा, ना कि सिर्फ अकेले प्राइम मिनिस्टर का, कि कभी अगर प्राइम मिनिस्टर अकेला डिसीजन नहीं, पूरी कैबिनेट मिलकर ये डिसीजन लेगी। उसके बाद
हम ये देख चुके 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। जब हम 10th शेड्यूल पढ़ रहे थे 10 नंबरी, ध्यान है पढ़ा था हमने 10 नंबरी, तो कौन है वो 10 नंबरी? जो सारे डिफेक्ट करके जाते हैं, पार्टी बदल दल बदलू, वो 10 नंबरी हैं। तो उनको रोकने के लिए, दल बदलुओं को, आयराम गैराम को रोकने के लिए हम लाए थे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ? वोटिंग एज कितनी हो गई? 21 से 18, 1989 में आया था। ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। वोटिंग एज किससे रिड्यूस हुई थी? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल। ये दोनों बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। आपको हम जब क्वेश्चंस भी कराएंगे तो देखेंगे कि इनसे काफ़ी बार पूछा गया इन दोनों को। 69 से क्या था? दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दिल्ली में क्या है? खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है। रेखा गुप्ता है, अभी पहले अरविंद केजरीवाल था, अब रेखा गुप्ता है हमारी, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। दिल्ली में खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है। और जो दिल्ली था उसका नाम चेंज करके क्या किया गया? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये उसका नाम चेंज कर दिया गया। हमने 21st पढ़ा था, तब हमने क्या कहा था? उसके साथ साथ कौन सा है? 71st हम देख चुके हैं। उससे क्या क्या हुआ? केएमएन, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 3 लैंग्वेज जोड़ी गई। 21st से क्या थी? सिंधी। सबसे पहले कौन सी? सिंधी जोड़ी गई। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। 73 और 74 ये आपके सबके लगभग याद रहते ही हैं। 73 में क्या था? पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किससे दिया गया? 73 से। पार्ट क्या किया? 9 ऐड किया गया, शेड्यूल 11 शेड्यूल। इसके अलावा क्या था? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या था? अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज थी, इनको क्या किया गया? जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज हैं उनको दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ये है पार्ट 9A और 12th शेड्यूल। इसमें कितने मैटर्स हैं? जो 11th शेड्यूल है इसमें कितने हैं? 29। और इसमें कितने हैं? 18। बाकी जो इनकी डिटेलिंग है वो जब हम पंचायती राज और जब हम अर्बन लोकल बॉडीज पढ़ेंगे अलग हमारे लेक्चर में, तब इनके डिटेल में पढ़ेंगे। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया? नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 21A। राइट टू एजुकेशन को क्या बना दिया गया? इससे फंडामेंटल राइट। पहले क्या था? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल था। किसके अंदर? आर्टिकल 45 के अंदर। तो जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो 45 के अंदर क्या रख दिया फिर हमने? ये क्या 6 से 14 यहां आ गया, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर है वो, उसका प्रोविजन किस में रख दिया गया? आर्टिकल 45 में। अब 0 से 6 साल वाले हैं वो किससे गवर्न होते हैं? आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। उसके साथ साथ हमने एक फंडामेंटल ड्यूटी और बनाई, 51 जो हमारा ए है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। उसका जो 11वां प्रोविजन जोड़ा गया कि ये हमारे पेरेंट्स और गार्जियंस की ड्यूटी बनाई गई कि वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे जिससे कि वो स्कूल जा सकें। तो 3 चीज आई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में आया। फिर इससे रिलेटेड क्या है? आरटीई एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन, जिससे कि जो 6 से 14 के बच्चे जिनको हम पढ़ाना चाह रहे हैं उनको पढ़ा तो सकें, तो इसके लिए आया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसने क्या किया? जो मिनिस्टर थे उनको लिमिट किया गया। क्या था इस टाइम? कौन थे प्राइम मिनिस्टर? अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो क्या कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे थे, तो उनके कोलिशन में इतनी पार्टियां थी, 20-25 पार्टियां थी, तो सब पार्टी चाहती थी कि मिनिस्टर, तो बहुत ज्यादा मिनिस्टर बनाने का दबाव था, तो वो चाहते थे कोई तो लिमिटेशन हो, सब के सब कोई तो मिनिस्टर बना नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि 15% ऑफ लोकसभा, और स्टेट में क्या है? स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली उसकी स्ट्रेंथ, इनके जो 15% है सिर्फ उतने ही मिनिस्टर बना सकते हो। लेकिन मिनिमम स्टेट्स के लिए क्या किया गया कि भाई छोटे स्टेट है उनमें तो 15%, उनकी बहुत कम अगर सीट है तो 12 मिनिमम स्ट्रेंथ रखी गई, या फिर 15% ऑफ जो टोटल लोकसभा की जो असेंबली या फिर असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो रखी गई। हाँ, जैसे यूटी ऑफ दिल्ली है, ये सिर्फ स्टेट्स के लिए है, दिल्ली के लिए नहीं। जो दिल्ली की 70 सीट है, लेकिन वहां पे कितने हैं? 10 वो है, ठीक है। तो ये क्या किया गया? 15% ये सिर्फ जो हम देख रहे हैं स्टेट्स के लिए है, यूटी ऑफ दिल्ली के लिए प्रोविजन अलग है। फिर हमने देखा था 8th शेड्यूल में किस किस से चेंज हुआ था? 21st, उसके बाद सिंधी, 71st केएनपी, और उसके बाद 92nd बीडीएमएस, बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली। और टोटल कितनी होगी? 14 से 22 8th शेड्यूल की हमारी लैंग्वेजेस देखा था हमने जब ये 21st किया था। अब 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 में। इससे क्या किया गया? जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे
इसमें क्या किएगा, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक दोनों जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनमें SC ST प्लस OBC तीनों को प्राइवेट में भी दिया गया था कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनमें भी रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया गया था। सिर्फ किसमें नहीं, जो माइनॉरिटी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर आर्टिकल 30 हमने पढ़े थे ना जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, तो वो जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनमें नहीं था, वरना प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनमें जो रिजर्वेशन का प्रोविजन लाया गया था OBC एज वेल एज प्राइवेट के लिए SC ST को भी इससे प्रोविजन मिला था। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्या हुआ था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। अंडर 19(1)(c) जो हमारा प्रोविजन है उसमें क्या था, जो फंडामेंटल राइट भी बनाया गया था कि जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की जो पावर है 19(1)(c) में, इसको उसमें भी जोड़ा गया था। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाने का अधिकार है हमारा फंडामेंटल अधिकार भी है, फंडामेंटल राइट भी है हमारा। इसके साथ साथ हमने एक और पार्ट भी जोड़ा था, पार्ट कौन सा जोड़ा है, 9B, किससे रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। अब हम इसके बाद 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हम सारे के सारे देखेंगे। तो 99th किससे रिलेटेड है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, किस लिए, तो जुडिशियल अभी किससे होता है, हमने पढ़ा था कोलिजियम सिस्टम, अभी पिछले ही लेक्चर में पढ़ा है, तो इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे। 1+4 सीनियर मोस्ट जजेस मिलके सुप्रीम कोर्ट के जो जज करते हैं, इसकी बजाय हम क्या लाए थे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। हमने देखा था पिछले लेक्चर में, तो 4th जो जजेस केस था 2015 का, उसमें क्या किया गया, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। क्यों, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारा क्या है, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा 99th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2014 का, अब वो इन फंक्शन नहीं है। 100वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ था, इंडिया बांग्लादेश का लैंड बाउंड्री जो एग्रीमेंट था, क्या था, हमारे एनक्लेव एक्सक्लेव बहुत ज्यादा जो हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा था कि बांग्लादेश स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर जाकर फिर इंडिया के अंदर फिर जाके बांग्लादेश का पार्ट है। इसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारी फेंसिंग नहीं हो पा रही थी ना, हमारा जो बॉर्डर था उसको भाई सिक्योरिटी में भी थ्रेट आ रहा था। तो इसलिए दोनों देशों ने मिलकर बाउंड्री एग्रीमेंट किया, और नए बाउंड्री एग्रीमेंट में इंडिया को थोड़ी बहुत जमीन एक्स्ट्रा देनी पड़ी थी बांग्लादेश को, तो उससे कम से कम जो इन्फिल्ट्रेशन था उसको तो रोक पाए। तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रेटिफाई किया, और हमारा जो इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था उसको मान दिया गया। 101st क्या था, GST, हमारा जो GST था, GST में क्या था, GST फाइनेंशियल प्रोविजंस को पूरा चेंज कर रहा था। तो इसमें क्या था, जो हम देख रहे थे ना 50% ऑफ स्टेट्स, ये था, इसमें इनके भी प्रोविजंस जरूरी थे। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को क्या दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया अंडर आर्टिकल 338B। तो इसके 100 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, तो सारी की सारी जो हमारी पावर आ गई थी वो किसके पास आ गई थी, OBC कौन होगा, कौन सी कास्ट होगी नहीं होगी, किसके पास आ गई, सेंटर के पास, क्योंकि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इसी के पास आ गई थी। तो इसलिए देखेंगे जब हम जो हमारा 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो इसी से रिलेटेड है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या किया गया, 10% रिजर्वेशन दिया, किसको, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS। इससे पहले किस बेसिस पे था, सोशल एंड एजुकेशनल बेसिस पे था। कितना था, किस किस को था, SC ST OBC को किस पे था, सोशल एंड एजुकेशनल बेसिस पे था। ये किस पे दिया, इकोनॉमिक बेसिस पे। वरना क्या था, जो हमारा इंदिरा साहनी जजमेंट था उसमें क्या था, 50% की लिमिट लगा रखी थी कि इससे ऊपर रिजर्वेशन दिया नहीं जा सकता, लेकिन जो ये दिया इसने इसको ब्रीच कर दिया। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आगे जजमेंट आया उसने इंदिरा साहनी जजमेंट को कहा कि ये सिर्फ सोशल और एजुकेशनल के लिए था, ये नया प्रोविजन आया तो 50% को ब्रीच किया जा सकता है, ये कहते हुए इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना था। जो हमारा 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इससे क्या किया गया, जो स्टेट लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज हैं इनको 2030 के लिए तक के लिए जो रिजर्वेशन है, ये क्या हर 10 साल में, जो अपन सुनो 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया था, अब तक एक्सटेंड हो रहा। तो ये है SC ST को जो लोकसभा स्टेट असेंबलीज में जो रिजर्वेशन दिया था इसकी बात है, ना कि जो रिजर्वेशन हम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और जो जॉब्स में देखते हैं उसकी बात है। तो ये काफ़ी बार जब हम बात करते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये रिजर्वेशन है ये हर 10 साल में एक्सटेंड होता है। तो अभी किससे हुआ है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 105th से क्या हुआ, 102 से नेशनल बोर्ड ऑफ OBCs बना था, तो उससे क्या हुआ, NCBC बना था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस।
तो उससे ओबीसीज की पावर क्या सेंटर के पास आ गई थी, तो स्टेट्स विरोध कर रहे थे, तो स्टेट्स को रिस्टोर की गई थी पावर आइडेंटिफाई करने की, अगर किसी कास्ट को ओबीसी में शामिल करना चाहते हैं तो। जो हमारा लास्ट आर्टिकल जो अमेंडमेंट हम इसमें पढ़ेंगे है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये हमारा 2023 में आया था। इसका दूसरा नाम है नारी शक्ति वंदन एक्ट। वुमेन का क्या है, ये रिजर्वेशन बिल है। कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया जाएगा, 33% रिजर्वेशन। इसके लिए क्या थी, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज दो में था, क्योंकि पंचायत राज में तो ऑलरेडी वुमेन को लिए रिजर्वेशन है। ये कितने लोकसभा में किसका आर्टिकल के अंदर, अंडर आर्टिकल 330 है रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा, आर्टिकल 332 से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में दिया गया, और 334 ड्यूरेशन और इम्प्लीमेंटेशन प्रोविजन से रिलेटेड था। अब इसमें कुछ की थे, कितनी सीट हैं, 1/3 सीट हैं। किसके लिए, ये SC/ST जो रिजर्व सीट है उन समेत है। SC/ST के लिए जो रिजर्व सीट है उनमें से भी वुमेन रिजर्व सीट आएंगी। ये किसके बाद होगा, ये आया था कि जो डिलिमिटेशन होगा हमारा उसके बाद होगा, जो हमारा सेंसस होगा ना उसके बाद डिलिमिटेशन। हमारा जो सेंसस अब डिले क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 2026 तक क्या है हमारा फ्रीज है, तो जैसे 2026 के बाद नए सेंसस के बाद हम डिलिमिटेशन कर सकते हैं, तो अब 2026 में जो हम अब सेंसस कर रहे हैं तो इसके बाद अब डिलिमिटेशन कर पाएंगे। तो हो सकता है कि जो अब हमारा वुमेन्स रिजर्वेशन जो 33% वाला प्रोविजन है, ये आने वाले इलेक्शन है 2029 के, तब तक ये इंप्लीमेंट हो जाए। कितने साल तक है ये, 15 साल तक अभी प्रोविजन है कि ये कंटिन्यू करेगा। लेकिन हमने देखा है कि SC/ST वाला भी कितना था, 10 साल के लिए था, लेकिन वो एक्सटेंड हो रहा है, तो इसको भी पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकती है। तो अगर पार्लियामेंट एक्सटेंड करती रही तो ये हो सकता है परपेचुइटी के लिए भी हो जाए, लेकिन अभी अगर पूछा जाए तो 106 में कितने टाइम का प्रोविजन है, तो ये है अभी 15 साल का प्रोविजन है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।